हेलो दोस्तों, मैं मनोज वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। और हमारा टॉपिक चल रहा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो उसी पर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। तो आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों की कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखा जाए तो कौन कौन से पर्वत स्थित हैं। तो इस प्रकार से हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ एक महाद्वीप फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी तट है उस पर एक पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम दिया गया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा पर्वत है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखा जाए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत माना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत देखा जाए तो कौन सा है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और अगर बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तो यह विश्व का चौथा सबसे लंबा पर्वत है। तो देखा जाए तो विश्व का सबसे जो लंबा पर्वत है वो कौन सा है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। इसके बाद देखा जाए तो किसका नंबर आता है? रॉकी पर्वत का आता है। और इसके बाद देखा जाए तो हिमालय पर्वत जो देखा जाए तो विश्व का तीसरा सबसे लंबा पर्वत है। और चौथे में नंबर आ जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। इस पर्वत का संबंध दक्षिणी अमेरिका से, जबकि रॉकी पर्वत का संबंध उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से है। और अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय का संबंध एशिया से। और बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तो इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा जो पर्वत है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यह एक नवीन पर्वतमाला का उदाहरण है। और विश्व के जितने भी पर्वत सबसे ऊंचे हैं वो सभी पर्वत नवीन पर्वत श्रृंखला के उदाहरण माने जाते हैं। आगे अगर बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की तो इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो सर्वोच्च शिखर है अर्थात जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट कोसिस्को। तो माउंट कोसिस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सर्वोच्च शिखर है। तो ये यहाँ का प्रमुख पर्वत हो गया। इसके का एक और पर्वत फैला हुआ इसी का भाग है जिसे कहते हैं ग्रेट माउंटेन। ग्रेट माउंटेन। इसके बाद कुछ यहां पर्वत फैले हुए हैं। यहां एक पर्वत फैला हुआ है जिसे कहते हैं रोनाल्ड रेंज। रोनाल्ड रेंज ये भी एक ऑस्ट्रेलिया का पर्वत है। इसके बाद मध्य ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत फैला हुआ है जिसको कहा गया है मैकडोनाल्ड रेंज। तो ये यहाँ के प्रमुख पर्वत हो गए। एक कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है और जिसका सर्वोच्च शिखर है माउंट कोसिस्को। इसके बाद देखा जाए तो ग्रेट माउंटेन इसी का भाग माना जाता है। दूसरा पर्वत देखा जाए तो रोनाल्ड रेंज है। और मध्य ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पर्वत फैला हुआ है? तो मैकडोनाल्ड पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच में एक झील पाई जाती है। किसके बीच में? रोनाल्ड रेंज के मध्य में और मैकडोनाल्ड के मध्य में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है आयर झील। और देखा जाए जो आयर झील है यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे न्यूनतम बिंदु है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है तो वह आयर झील है। इसके बाद यहाँ एक और झील पाई जाती है जिसे नाम दिया गया व्हीलर झील। तो व्हीलर झील के बारे में कई बार आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि विश्व की कौन सी गुलाबी झील है, अर्थात किस झील को गुलाबी झील की संज्ञा दी गई है। तो वह ऑस्ट्रेलिया की झील है। कौन सी? व्हीलर झील। तो ये झील हो गई आयर झील जो यहाँ का सबसे न्यूनतम बिंदु है। मध्य ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। मैकडोनाल्ड और रोनाल्ड रेंज के मध्य में स्थित है। दूसरी कौन सी है? व्हीलर झील जिसे क्या कहा जाता है? गुलाबी झील कहा जाता है। तो अब आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों की। सबसे प्रमुख नदी है वो है मुर्रे डाली। तो यहाँ की जो सबसे प्रसिद्ध नदी है वो है मुर्रे डाली और यही यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुर्रे डाली। देखा जाए इसका उद्गम
इसका उद्गम कहां से होता है? यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से दो धाराओं के रूप में निकलती है। इस प्रकार से निकलते हुए आपस में मिल जाती है और मिलकर मुर्रे डार्लिंग नदी का निर्माण करती है। इसकी ये धारा कहलाती है डार्लिंग और ये धारा कहलाती है मुर्रे, और आपस में मिल जाती है तो मुर्रे डार्लिंग नदी के नाम से जानी जाती है। और आकर कहां गिर जाती है? तो इस स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाती है। तो नीचे खाड़ी है जिसे कहते हैं स्पेंसर की खाड़ी। तो देखा जाए जो मुर्रे डार्लिंग है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम दो धाराओं के रूप में होता है, एक डार्लिंग और दूसरी मुर्रे। दोनों आपस में मिलकर ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं मुर्रे डार्लिंग। और कहां जाकर गिर जाती हैं? तो स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाती हैं। ध्यान रखना कि इन दोनों नदियों के बीच में एक दोआब क्षेत्र निर्मित होता है या एक मैदानी क्षेत्र निर्मित होता है, जिसे कहते हैं रेविरीना। तो देखा जाए रेविरीना क्या है? तो रेविरीना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जलोढ़ मृदा का उपजाऊ क्षेत्र है या गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें दोआब की तो ध्यान रखना कि दो नदियों के क्षेत्र को दोआब कहते हैं और तीन नदियों के क्षेत्र को त्रिआब कहा जाता है। और अगर बात की जाए तो 5 नदियों के क्षेत्र को पंचनद कहा जाता है, जैसे पंजाब का क्षेत्र जिसे क्या कहा गया? पंचनद। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ की अन्य नदियां हैं। एक और नदी है जिसे कहते हैं विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी, तो विक्टोरिया नदी का उद्गम देखा जाए तो यहाँ पर एक पठार है जिसे किम्बरले का पठार कहते हैं, और जहां से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं विक्टोरिया नदी। ठीक है, एक और नदी यहां से निकलती है जिसे कहते हैं स्वान नदी। कौन सी अगली नदी है? स्वान नदी। और स्वान नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जिसे कहते हैं पर्थ। तो पर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वान नदी के किनारे स्थित है। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां। कौन सी नदी? मुर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। और कहां जाकर गिर जाती है? स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी कौन सी गई? विक्टोरिया नदी। उद्गम कहां है? तो किम्बरले का पठार है। अगली नदी कौन सी हो गई? स्वान नदी। अब आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों की। तो हेडिंग बना लीजिए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल। तो बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थलों की। तो देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसे कहते हैं विक्टोरिया डिजर्ट, विक्टोरिया मरुस्थल। तो जो विक्टोरिया मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और देखा जाए तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें एक पक्षी पाया जाता है जिसे कहते हैं एमू पक्षी। एमू पक्षी, तो एमू पक्षी का संबंध कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से है। और किस डिजर्ट से? तो विक्टोरिया डिजर्ट से। देखा जाए तो जो एमू पक्षी है वो शुतुरमुर्ग की भांति है। शुतुरमुर्ग की भांति पक्षी होता है और न उड़ने वाला पक्षी होता है। और एमू की भांति एक हमारे भारत में भी पाया जाता है थार मरुस्थल में। कौन सा पक्षी? तो गोडावन। तो गोडावन पक्षी और एमू पक्षी और शुतुरमुर्ग पक्षी ये एक ही परिवार के पक्षी हैं। लेकिन देखा जाए तो इन सभी में सबसे जो विशाल या सबसे बड़ा पक्षी है वो कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। आगे अगर बात करें तो यहीं पर अन्य मरुस्थल है जिसे कहते हैं तानामी मरुस्थल। यहां एक और मरुस्थल है जिसे कहते हैं तानामी मरुस्थल। इसके बाद देखा जाए एक और मरुस्थल है जिसे कहते हैं ग्रेट सेंडी मरुस्थल। इसके बाद यहां एक और मरुस्थल प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं गिब्सन या सिब्सन मरुस्थल। गिब्सन या सिब्सन मरुस्थल। तो गिब्सन और सिब्सन मरुस्थल की बात करें तो यह जो मरुस्थल है यह भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। और देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक भेड़ पालन करने वाला देश है। और यहाँ भेड़ पालन के बहुत बड़े बड़े केंद्र पाए जाते हैं और जिनमें काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया है वो सर्वाधिक ऊन उत्पादित करने वाला देश है, अर्थात विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और इसी गिब्सन और सिब्सन मरुस्थल में
एक भेड़ पाई जाती है जिसे कहते हैं मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़, या इसी को नाम दिया गया है सुनहरी भेड़। तो ध्यान रखना कि सुनहरी भेड़ कहां पाई जाती है या मेरिनो भेड़ का संबंध किस मरुस्थल से है, तो ऑस्ट्रेलिया के गिब्सन और सिम्पसन से है। तो मेरिनो भेड़ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह जो भेड़ है यह विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है। अर्थात विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी होती है, तो मेरिनो भेड़ है। तो यह एक साल में लगभग 10 से 15 किलो ऊन देती है। अर्थात अकेली भेड़ जो है वो 10 से 15 किलो ऊन देती है और जिसकी कटिंग देखा जाए साल में 2 से 3 बार की जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, मेरिनो। और विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ये दावा भी करता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर चाहे तो संपूर्ण पृथ्वी को 7 बार बांध सकता है। तो देखा जाए तो विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये थे यहाँ के प्रमुख मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा पक्षी पाया जाता है, एमू पक्षी पाया जाता है। इसके बाद तनामी मरुस्थल पाया जाता है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल पाया जाता है। इसके बाद एक और मरुस्थल है गिब्सन या सिम्पसन मरुस्थल। देखा जाए तो यह मरुस्थल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक भेड़ का पालन किया जाता है और विश्व में सर्वाधिक भेड़ का पालन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर एक मेरिनो किस्म की भेड़ पाई जाती है जो विश्व में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ है और इसे सुनहरी भेड़ की संज्ञा दी जाती है। अब आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व में सबसे महंगी बिजली वाला देश है। बात करें घास के मैदानों की, घास के मैदान, तो ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें डाउन्स कहते हैं, डाउन्स घास के मैदान। तो ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। तो डाउन्स का संबंध कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से है। फिर बात करें पेरी का संबंध कहां से, तो उत्तरी अमेरिका से। वेल्ड का संबंध कहां से, तो अफ्रीका महाद्वीप से। बात करें पंपास की, तो पंपास घास के मैदान का संबंध कहां से, दक्षिणी अमेरिका से। और बात करें स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान, तो स्टेपी घास का संबंध कहां से, यूरेशिया से। तो ध्यान रखना ये जो घास के मैदान है ये विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान है। क्या है कि सभी जितने भी हैं वो क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान। ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं और उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को पेरी कहते हैं। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को विल्ड कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और यूरेशिया में देखा जाए, यूरोप और एशिया में तो शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। अगर डाउन्स के संदर्भ में बात किया जाए तो डाउन्स घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि किसे कहते हैं, तो डाउन्स घास के मैदानों की। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्रकार से हम बना लेते हैं, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो ये सब कौन सा है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर के इसी किनारे पर इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक मूंगे की चट्टान पाई जाती है। ये क्या है, एक मूंगे की चट्टान है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ नाम दिया गया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहा गया है। तो ध्यान रखना कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कहां पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी, कह सकते हो उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है, कहां, तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। या कह सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तटों पर
एक मूंगे की चट्टान निर्मित हो गई है जिसे नाम दिया गया ग्रेट बैरियर रीफ। यह विश्व की सबसे बड़ी, या विश्व की सबसे लंबी मूंगे की चट्टान है। और ध्यान रखना इसका निर्माण कैसे होता है, तो एक समुद्री जीव पाया जाता है जिसका नाम है सेलेंटोरेटा पॉलिप। तो एक समुद्र में जीव पाया जाता है जिसका नाम है सेलेंटोरेटा पॉलिप। तो जब ये मर जाता है तो इसकी जो जीवाश्म होते हैं वो कहीं ना कहीं एकत्रित होते रहते हैं, और यही जीवाश्म जो होते हैं वो मूंगे की चट्टानों के रूप में निर्मित हो जाते हैं, और उसी को कहा जाता है कोरल। तो इसी को कोरल कहा जाता है, या इसी को एटॉल कहा जाता है, या इसी को नाम दिया गया है मूंगे की चट्टान। और देखा जाए तो भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए कि भारत में मूंगे की चट्टान कहां है, तो इसका उदाहरण है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है वो इसी कोरल का उदाहरण है, अर्थात इसी मूंगे की चट्टानों का उदाहरण है। तो ध्यान रखना कि विश्व की जो सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है वो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ है। कहां पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटों पर पाई जाती है। और इसे नाम दिया गया है समुद्र का बगीचा। तो समुद्र का बगीचा किसे कहा गया है, तो ग्रेट बैरियर रीफ को कहा गया है। और देखा जाए तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जलीय जैव विविधता पाई जाती है। जलीय जैव विविधता पाई जाती है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि देखा जाए सर्वाधिक जलीय जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो ग्रेट बैरियर रीफ या ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तटों पर पाई जाती है। अब आगे बात करें अगर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, और यहाँ के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। अब अगर आगे बात करें ऑस्ट्रेलिया की, देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए 6 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो 6 प्रांत। एक, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से 6ठा प्रांत। देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत हैं। ये वाला जो प्रांत है उसे कहते हैं क्वींसलैंड। इसके बाद ये वाला प्रांत देखा जाए तो इसे कहते हैं न्यू साउथ वेल्स। ये वाला प्रांत देखा जाए तो कहलाता है विक्टोरिया प्रांत। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया प्रांत है, विक्टोरिया मरुस्थल है और विक्टोरिया नदी है। तो ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया में काफी विक्टोरिया शब्द प्रसिद्ध है। यहाँ एक नदी है विक्टोरिया के नाम से, यहाँ एक प्रांत है विक्टोरिया के नाम से, और यहाँ एक मरुस्थल है विक्टोरिया के नाम से। और अगर फिर आगे अगर विक्टोरिया की बात करें तो ध्यान रखना कि विक्टोरिया एक रानी हुआ करती थी जो कहाँ की थी, इंग्लैंड की थी। और फिर अगर विक्टोरिया की बात करें तो विक्टोरिया एक झील है कहाँ, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और भारत में भी विक्टोरिया का संबंध है, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना हुआ है। तो विक्टोरिया शब्द जो है काफी चर्चित शब्द है। तो एक इसका प्रांत हो गया क्वींसलैंड, दूसरा हो गया न्यू साउथ वेल्स, तीसरा हो गया विक्टोरिया। इसके बाद आगे बात करें तो ये वाला प्रांत हो गया दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला हो गया नॉर्थर्न टेरिटरीज। नॉर्थर्न टेरिटरीज। और इसके बाद देखा जाए तो ये हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के कितने प्रांत हैं, 6 प्रांत हैं। कौन सा, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थर्न टेरिटरीज। ठीक है, तो देखा जाए क्वींसलैंड की राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। राजधानी ब्रिस्बेन। तो क्वींसलैंड की राजधानी कौन सी है, ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है कौन सी, सिडनी। तो सिडनी कहां की राजधानी है, न्यू साउथ वेल्स की। और क्वींसलैंड की राजधानी कौन सी है, ब्रिस्बेन।
आगे बात करें विक्टोरिया, तो विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। और आगे देखा जाए तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड या एडिलेड, ठीक है। इसके बाद देखा जाए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पार्थ और नॉर्थर्न टेरिटरीज की राजधानी डार्विन। इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया के 6 प्रांत हो गए, अर्थात 6 प्रांत हो गए। क्वींसलैंड राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स राजधानी सिडनी, विक्टोरिया राजधानी मेलबर्न, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया राजधानी एडिलेड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पार्थ और नॉर्थर्न टेरिटरीज की राजधानी डार्विन। तो ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कौन सा शहर है जो पश्चिमी भाग पर स्थित है, या पश्चिमी भाग पर स्थित ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र शहर कौन सा है, पार्थ, जो किस नदी के किनारे स्थित है, स्वान नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। तो ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की यहां पर एक राजधानी स्थित है जिसे कहते हैं कैनबरा। तो ध्यान रखना कि कैनबरा कहां की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी, कैनबरा, ना कि मेलबर्न, ठीक है। मेलबर्न कहां की राजधानी है, विक्टोरिया की राजधानी है, और कैनबरा कहां की राजधानी है, तो वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। धन्यवाद।